फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। कल की क्लास अगर आप लोगों ने किसी ने अधूरी छोड़ी हो तो मैं इतना कहना चाहूँगी, देख लीजिएगा। लास्ट में बहुत अच्छे प्रश्न थे और सारे बुक से प्रश्न थे और उम्मीद है कि अगर कंपटीशन का लेवल टफ हुआ तो प्रश्न वो पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग बच्चों के कमेंट आ रहे थे क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी के लिए। तो यहाँ पर बता दूँ, मैं 1080 क्वालिटी पर ही वीडियो चलती है। ठीक है। आप लोग अपने फ़ोन पर अपनी वीडियो पर जाकर उसको चेंज करो। ठीक है। मेरे फ़ोन में कोई इशू नहीं, मैं क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया जो होनी चाहिए, मतलब सबसे हाई पर कर रखी मैंने। ओके। तो यहाँ पर हम प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सुपर 50 की आज सीरीज़ है हमारी और कोशिश करेंगे हम कल परसों में फिर से 125 की सीरीज़ को सॉल्व करने की। ओके। तो आज हम सुपर 50 फिर से लेकर आए हैं। प्रश्न सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, कुछ PYQ भी हो सकते हैं और ज़्यादातर बनाए हुए हैं। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा PYQ नहीं है, 2-4 बीच बीच में डाल दिए हैं। ओके। क्योंकि ऐसा होता है ना, PYQ भी हम भूलते रहते हैं अगर हम लंबे समय तक नहीं टच करते हैं उनको तो। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ 2-4 को मैंने उठाया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट लगे इसलिए उठा लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर 1 है। एक बार सभी लोग मित्रों को अपनी वीडियो, हमारी वीडियो को, मतलब चैनल को शेयर कर दीजिए और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन 1 आपने देख लिया होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कब हुई। क्या 1948 में हुई, या फिर 2006 में हुई, या 1993 में हुई, या फिर 1970 में हुई। तो यहाँ पर जो सारी डेट हैं आपको याद करने वाली डेट्स हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, सारी ही डेट याद करने वाली हैं। जो 1948 है यहाँ पर, उसकी अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर WHO की भी स्थापना हुई थी 1948 को। ओके। 2006 में आपने पढ़ा होगा मनरेगा आया था, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा आया था। ओके। ठीक है। ये भी आपका मतलब काम की डेट है, याद रखिएगा। यहीं पर अगर हम 1993 की बात करें तो महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना। अब बहुत से बच्चे कहते हैं मैम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाइए, बहुत से बच्चे कहते हैं मैम जल्दी आंसर करा दिया करिए। ठीक है। आप बताइए, मैं अपने हिसाब से फिर सोच रही हूँ जैसा मुझे लगेगा। अगर लगेगा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, कर देना चाहिए तो एक्सप्लेनेशन करूँगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि सारे मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं। ठीक है ना। अब मैं किसकी मानूँ किसकी नहीं मानूँ। तो यहाँ पर महिला समृद्धि योजना आई थी, आपकी योजना आई थी कब, यहाँ पर 1993 और 2 अक्टूबर को आई थी। ठीक है। 2 अक्टूबर 1993 को। ओके। बचा आपका 1970। अगर इसका भी जिक्र कर ले तो यहाँ पर आया था स्वयं सहायता समूह। ठीक है। स्वयं सहायता समूह, और ये याद रखिएगा ये सरकारी योजनाएं हैं, ये पूछी जा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह आया था। ठीक है। ओके। क्लियर हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर ये बता देते हैं। तो 1948 जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और WHO, ये दोनों की एक ही डेट है, ध्यान रखिएगा 1948। ओके। 2006 में मनरेगा आता है, 1993 में महिला समृद्धि योजना आता है और 1970 में स्वयं सहायता समूह आता है। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 2, धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है जनवरी का दूसरा बुधवार को, फरवरी का दूसरा बुधवार, मार्च का दूसरा बुधवार, या अप्रैल का दूसरा बुधवार। तो धूम्रपान निषेध दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मार्च का दूसरा बुधवार। ठीक है। मार्च का जो दूसरा बुधवार, और ये अभी आने वाला है। फरवरी मार्च आपकी स्टार्ट हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मार्च भी स्टार्ट हो गई आपकी बीच में, बस मार्च में आधी होली आपके लिए, आपकी मार्च को ले जाएगी, आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है। आधी होली मार्च में निकल जाएगी। उसके बाद आपके पास बचता है सिर्फ अप्रैल। ठीक है। अप्रैल बचता है और मई में आपका पेपर है। देखो कितना अच्छा समय, आप कितना ज़्यादा समय बचा आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो कमर की पेटी कस लो, बिल्कुल चूकना नहीं है। हर किसी को कह रही हूँ, और इतनी इतनी विपरीत कंडीशन में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो मतलब कुछ बच्चे मुझसे बात करते हैं तो मेरी तो रूह कांप जाती है कि कैसे कैसे बच्चे परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत मेरी प्रेयर है ऐसे बच्चों के लिए गॉड से कि भगवान इस बार इनका सिलेक्शन जरूर करा दें। क्वेश्चन यहाँ पर 3 है, सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है 18 जून को, 4 मार्च को, 8 मार्च को, या फिर 19 जून को। तो सिकल सेल एनीमिया जो दिवस था वो मनाया जाता है 19 जून को। डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अब हमारे कुछ और प्रश्न आ गए, ये डेट संबंधित 2-3 प्रश्न है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि इनमें से कौन सी है। सब लिंगुअल ग्रंथि है, सब मैंडिबुलर है, पैरोटिड है, या निम्न में से कोई नहीं। सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है आपको कौन सी है, लार ग्रंथि। देखो लार ग्रंथि अगर पूछी जाए कुल कितनी होती हैं तो 6 होती हैं। ठीक है। अगर सीधे पूछा जाए कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है। ये 3 होती हैं और 3 की डबल कर दो, जोड़े में होती हैं तो 6 हो जाती हैं। ठीक है ना। तो कितनी मतलब 2, अगर वैसे बात करें तो एक जोड़ा सब लिंगुअल का हो गया, मतलब 2 ये हो गई, एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब मुंह में गालों के आसपास होती है ना।
ठीक है। सबमेंडिबुलर एक इस साइड एक दूसरे साइड, ठीक है। पैरोटिड ये कान के निचले हिस्से में पाई जाती है। तो ये 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी अगर लाल ग्रंथि की बात हो तो यही तीसरी वाली है, पैरोटिड ग्रंथि है, ठीक है ना। पैरोटिड ग्रंथि है और इसी में सूजन होने से कहते हैं ना गलसुआ रोग, इसी में सूजन होने से क्या होता है, गलसुआ हो जाता है, गलसुआ हो जाता है, मम्स हो जाता है, मम्स, ओके, मम्स बोलते हैं, गलसुआ को मम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार का संक्रमण है, ये भी याद रखिएगा। और प्रश्न मिले जुले हैं, बता देती हूँ, सारे ब्रांचेस के प्रश्न इसमें डाले गए हैं। क्वेश्चन है 5, पैरोटिड ग्लैंड में होने वाला संक्रमण किस वायरस के कारण होता है? कोविड-19, वेरिसेला वायरस, सिंप्लेक्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस। तो पैरोटिड जो ग्लैंड में अभी जस्ट हमने चर्चा की थी कि एक संक्रमण होता है जिससे आपके गलसुआ या मम्स रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, फूल जाती है, ठीक है। तो ये होता किस वायरस से होता है भाई? कोविड-19 से होता है क्या? वेरिसेला वायरस से होता है, सिंप्लेक्स वायरस से होता है या फिर पैरामिक्सो वायरस से होता है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? पैरामिक्सो वायरस हो जाएगा, ठीक है ना। पैरामिक्सो वायरस यहाँ पर हो जाएगा। बकाया अगर हम बात करते हैं वेरिसेला वायरस की, तो इससे होता है आपका चिकन पॉक्स, ठीक है, छोटी माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स, ओके। इससे क्या होता है, छोटी माता या चिकन पॉक्स बोलते हैं वेरिसेला वायरस। यहीं पर लिखा होता है बेरियोला वायरस, बेरियोला, ठीक है। बेरियोला अगर लिखा होता तो कौन सा रोग होता है? तो इससे चेचक होता है, जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ठीक है, चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स हम इसको कहते हैं। कोविड-19 से आप जानते हो जो कोविड की बीमारी थी, कोरोना, वो होता है, ठीक है। और सिंप्लेक्स जो वायरस होता है, यहाँ पर आपको सी नंबर पर दिख रहा है, इससे हर्पीस रोग के लिए जिम्मेदार होता है। हर्पीस बहुत ही डेंजरस भाई बीमारी होती है, इसमें तो मतलब मेरी मम्मी को हुआ था, मैंने तो भाई साहब मेरी तो रूह कांप जाती थी, इतना मतलब परेशान हो गई थी वो, बहुत। इसमें तो इतनी ज़्यादा दर्द, इतना दिक्कत होता है कि इंसान को ये लगने लगता है एक बार को कि भगवान बस अब उठा लो, इतनी बुरी कंडीशन होती है, बहुत बुरा रोग है ये, ठीक है। तो सिंप्लेक्स वायरस से होता है हर्पीस, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर, आपका आंसर आपको बता दिया ना, डी, पैरामिक्सो वायरस। जो पैरोटिड ग्रंथि में जो संक्रमण होता है, जो मम्स और गलसुआ होता है, वो पैरामिक्सो के कारण होता है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 6 आपका, WHO के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोगों को ब्रश करने का सही तरीका नहीं पता है? ठीक है ना, नहीं पता है। तो कितने लोगों को है ब्रश करने का सही तरीका नहीं पता है? क्या 50%, 75%, 85% या फिर 95%? तो यहाँ पर राइट आंसर है 85% लोग ये नहीं जानते हैं कि ब्रश हमें कैसे करना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, 5 वर्ष के बच्चों में कौन सा दंतसूत्र उपस्थित नहीं होता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 5 वर्ष के बच्चों में यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा दंतसूत्र नहीं पाया जाता। देखो, दांत जो होते हैं, दांत की 3 परतें होती, 3 पार्ट होते हैं मुख्य, 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो आपका इनेमल होता है, ठीक है, इनेमल होता है। दूसरा क्या होता है? डेंटाइन होता है, डेंटाइन होता है, ओके, डेंटाइन। और तीसरा कौन सा होता है? पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी बोलते हैं, जिसे मज्जा गुहा भी बोलते हैं, ठीक है। पल्प कैविटी से मज्जा गुहा भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती है, तो इनेमल और डेंटाइन में नहीं पाई जाती, इसीलिए यहाँ पर कोई भी मतलब दिक्कत आपको नहीं होती, दांतों में कोई भी ऐसी चोट-फोट आपको महसूस नहीं होगी, कोई दर्द वगैरह ऐसा एहसास नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई समस्या कैविटी हो जाती है, जैसे दांतों में आपने पढ़ा होगा कैविटी हो गई, ठीक है, कैविटी में सड़न पैदा हो जाती है दांतों में, तो क्या होता है, इनेमल और डेंटाइन हटने लगता है। जब इनेमल और डेंटाइन हट जाता है तो पल्प कैविटी दिखने लगता है अंदर, ठीक है, पल्प कैविटी दिखने लगता है, और इसी में जाकर ठंडा गर्म सारी चीज़ें आपको लगती हैं, जिससे आपको दिक्कत होती है। तो अगर आप पूछा जाए किसमें तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती दांत के भागों में, तो आपके इनेबल और डेंटाइन में नहीं पाई जाती, किसमें पाई जाती? पल्प कैविटी में। तो सेंसिटिविटी वगैरह ये दिक्कत जो होती है दांतों में किसमें होती है? पल्प कैविटी में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर पूछा जा रहा है आपसे, वो पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष के बच्चों में कौन सा सूत्र यहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो वो नहीं पाया जाता है आपका प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ओके। अच्छा, संख्या की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। ये कितने होते हैं? कैनाइन 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? ये भी 8 होते हैं। और कितने होते हैं? ये 12 होते हैं, ठीक है। मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, क्वेश्चन है आपका 8, हंसली की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है? तो ये एक बेसिक प्रश्न है। एक हड्डियाँ होती, एक ही हंसली की संख्या एक ही होती है आपकी, ठीक है ना। और अगर हम बात करें टोटल खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, टोटल खोपड़ी में अगर पूछी जाए
कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो हमने आपको कल ही बताया था कि 29 हड्डियाँ टोटल खोपड़ी में होती है, जिसमें कपाल जो मस्तिष्क होता है उसको सहारा देने वाली कितनी होती हैं, वो 8 होती हैं। हमने कान में बताया था आपके 6 हड्डियाँ होती हैं टोटल, ठीक है, 3 मतलब टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं कान में आपको, और एक आपके गले में होती है, ठीक है, एक गले में होती है जिसे हॉइड कहते हैं, ओके। और चेहरे में पूछा जाए कितनी होती है, 14 होती है। तो टोटल आपके शरीर में कितनी, पूरे शरीर में कितनी हो गई, 29 हड्डियाँ हो गई। चेहरे में कितनी होती है, 14 होती। तो आप इनको ऐड कर लोगे, आपको 29 आंसर मिल जाएगा, जिसमें हंसली की संख्या 1 होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 9। वक्ष में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, जो वक्ष होता है उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, कुल बतानी है आपको, टोटल कितनी होती है। और 29 होती हैं या फिर 6 होती हैं, 25 होती हैं, 12 होती हैं। तो 29 तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि किसमें, खोपड़ी में पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न क्या है यहाँ पर, वक्ष में आपसे पूछी जा रही है कि वक्ष मतलब जो आपका चेस्ट होता है ना, उसमें कितनी होती हैं। क्या 6 होती हैं, 25 होती हैं, 12 होती हैं। तो 25 होती हैं, क्योंकि 12 तो जोड़े में होती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 12 होती हैं, ठीक है, इस तरीके से ये 12 होती हैं, मतलब पूरा अगर बनाओगे आप फेफड़े वाला पार्ट, और यहाँ पर जो ये होती है स्टर्नम होती है एक, तो ये 12 ये हो गई 24, और एक ये स्टर्नम हो गई, तो ये 25 होती है, ठीक है ना। ये 25 टोटल हड्डियाँ आपकी देखने को मिलती हैं वक्ष में, ओके। 12 जोड़ी, अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 12 जोड़ी, यहाँ पर डी लिखा है जो 12, तो ये क्या होती है, जब जोड़ी में प्रश्न पूछा जाए तो आप 12 आंसर करोगे। बकाया 6 अभी हमने बताया था कहाँ होती है, कान में होती हैं, ठीक है। बढ़े आगे, देखो हड्डियों को याद कर लो, 1 2 3 बार देख लो, याद हो जाएंगी। जैसे एक कशेरुक दंड में जब भी पूछा जाए कि कशेरुक दंड में हड्डियां कितनी होती हैं, कशेरुक दंड में 26 हड्डियां होती हैं। गर्दन में कितनी होती है, टोटल गर्दन में पूछी जाए कि कितनी हड्डियां होती हैं पूरी गर्दन में, ठीक है। गर्दन में देखो, गले में एक होती है वो हॉइड, वो अलग विषय, पूरे गर्दन को सपोर्ट किए हुए हड्डियां कितनी होती हैं, तो गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 7 होती है। और कशेरुकी में कितनी होती हैं, 12 होती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद करनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसमें टोटल आपके 4 प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं। आपको पता भी होगा, कई बार ये पढ़ा भी चुके हैं। रेनिन बताया था, ठीक है, रेनिन बताया था। दूसरा पेप्सिन होता है, ठीक है, पेप्सिन होता है, ओके, रेनिन, पेप्सिन। और तीसरा लाइपेज होता है, लाइपेज होता है, ओके। आपसे प्रश्न बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो हम कहते हैं मुंह से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ नहीं होता है पूछा जाए तो आपके यही आमाशय में नहीं होता, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर आपके जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो रेनिन है, ये बच्चों में दूध को दही में परिवर्तित करता है, केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन हम सभी में करता है, ठीक है ना। लाइपेज वसा को तोड़ता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन आप देख रहे होंगे हमने आंसर में तो 4 बताए हैं, तो यहाँ पर एक और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं म्यूसिन। म्यूसिन क्योंकि म्यूसिन क्या होता है, ये भी एक एंजाइम होता है। ये करता क्या है, जो आपका आमाशय होता है, आमाशय में आप जानते हो ये जठर रस जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है इतना तेज होता है कि आपके शरीर में चाहे सूक्ष्म जीवाणु आ जाए, चाहे आपके शरीर में, हम लोग भोजन करते हैं कई बार कंकड़ पत्थर भी हम निकल जाते हैं, धोखे में ही सही हो जाता है इन केस, तो उसको भी पचाने की क्षमता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखता है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबको गला सकता है, इतनी क्षमता है इसमें, तो ये आमाशय को क्यों नहीं गलाता। क्योंकि ये जो म्यूसिन होता है, म्यूसिन की लेयर लगातार बनती रहती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने एक जैसे ही लेयर को खत्म किया था, वैसे ही दूसरी लेयर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो जो म्यूसिन है इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक एंजाइम कौन सा पाया जाता है, म्यूसिन, जिस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, जिससे आमाशय सेफ रहता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। और जो अगर पूछा जाए आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो आप कहोगे म्यूसिन। और जब ये व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, भूख की अवस्था में होता है, कोई भी रीज़न होता है, तो ये क्या होता है, इसी वजह से मतलब क्या होता है, ये म्यूसिन जो है कटने लगता है, और कहीं ना कहीं हमारे पेट में अल्सर वगैरह वाली समस्या देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 11, शारीरिक श्रम का प्रतिफल है, वेतन है, धन है, रॉयल्टी है, मजदूरी है। शारीरिक श्रम, ये मैनेजमेंट का प्रश्न है। तो शारीरिक श्रम से हमें क्या मिलता है भाई, शारीरिक श्रम से हमें जो मिलती है वो मिलती है मजदूरी। मानसिक से क्या मिलता है, वो हमें वेतन मिलता है, ठीक है। मानसिक श्रम करते हैं तो हमें वेतन प्राप्त होता है, और हम शारीरिक श्रम करते हैं तो मजदूरी। जो पत्रकार वगैरह या सॉरी जो लेखक या पत्रकार इस टाइप के जो लोग होते हैं जो लिखते हैं, ठीक है, लिखकर अपना मतलब जो लेखक हो गए और भी बहुत सारे आते हैं इसमें, वो क्या मिलती है उन्हें,
रॉयल्टी मिलती है, ठीक है ना, उन्हें रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। विक्टोरियन रंग होते हैं, तीव्र होते हैं, तड़क भड़क वाले रंग होते हैं। ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विक्टोरियन रंग होते हैं ये आपके तीव्र और तड़क भड़क वाले रंग कहे जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 13, पुष्प सज्जा में हाई कितने डिग्री पर होता है? क्या 90 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है, 75 पर होता है, 80 पर होता है? तो देखो 90 पे तो आपका क्या होता है, सिन होता है, ठीक है, जो ईश्वर तक आपका संदेश भेजने का काम करता है। मान लो ये जो है, ये वाली जो है ये सन हो गई आपकी, ये क्या करती है, ईश्वर तक आपकी बात को पहुंचाती है, तो ये 90 डिग्री पर बनती है। एक होती है यहाँ पर 100, ठीक है, एक 100 होती है, जो कि 100 क्या करती है, 100 होती है, ये क्या करती है, ये मनुष्य की सूचक है, ओके, मनुष्य की सूचक है। और ये क्या करती है, ये 45 डिग्री का कोण बनाती है, ओके। और जो ये हाई की है ये पृथ्वी का सूचक है, किसका सूचक है, पृथ्वी का सूचक है, और ये 75 डिग्री का आपका कोण बनाती है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का कोण बना रही थी और ये 90 डिग्री का कोण बना रही थी। तो आंसर क्या होगा, हमारा पूछा गया है हाई की वाला, तो 75 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है, 75 डिग्री का कोण ये बनेगा, ध्यान रखिएगा हाई की का, ओके। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, दैनिक दिनचर्या में सुधार करना परिवर्तन के किस वर्ग में आता है? वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में या वर्ग 4 में? तो दैनिक दिनचर्या में हम जब सुधार करते हैं तो हम अपने हाथ पैर शरीर की गति में भी परिवर्तन करते हैं, जो कि आपके परिवर्तन वर्ग 1 में आता है, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, वन टाइम यूज मेन्यू को क्या कहते हैं? क्या डिज़र्व मेन्यू कहते हैं, डे मेन्यू कहते हैं, थीम मेन्यू कहते हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो डिज़र्व मेन्यू किसी भी होटल का जो मतलब किसी एक दिन का होता है यूज़, मतलब वो रिपीट फिर नहीं किया जाता। लेकिन जो थीम मेन्यू होता है, थीम मेन्यू जो होता है हम कभी भी रखते हैं किसी भी पार्टी फंक्शन में, तो हम इसको ये नहीं है कि हम हर बार उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये वन टाइम यूज मेन्यू के यहाँ पर वन टाइम मेन्यू पूछा, सॉरी, वन टाइम मेन्यू तो डिज़र्व मेन्यू होता है, किसी भी होटल में एक बार में क्या होता है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है। थीम मेन्यू तो मतलब आप जानते हो अलग अलग स्टेट या राज्य की हम लोग थीम बनाते हैं, हालांकि ये भी वन टाइम यूज़ करने, अच्छा इसको मैं कल क्लियर करूँगी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे भी हो रहा है, ठीक है, सॉरी, इस प्रश्न को मैं कल क्लियर करती हूँ। क्वेश्चन है 16, बाँस शिल्प कहाँ से प्रचलित है? आसाम से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मेघालय से। बाँस शिल्प जो है आपके आसाम से प्रचलित है, ठीक है, आसाम की है बाँस शिल्प कला, ओके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, कोई खाद्य पदार्थ की सीमा तक किसी जीव को हानि पहुँचा सकता है, उसे कहते हैं संकट। आगे टेक्सटाइल के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, तो बने रहिएगा क्लास में, ओके। कोई खाद्य पदार्थ की सीमा तक किसी जीव को हानि पहुंचा सकता है, उसे कहते हैं संकट। गुणवत्ता, सुरक्षित या अविशालता, तो इसको हम अविशालता कहते हैं कि किस तक कोई मतलब किस हद तक कोई भी जीव है किसी भी खाद्य पदार्थ को हानि पहुंचा सकता है, उसको हम अविशालता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है 18, जैविक संकट में यहाँ पर शामिल नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है, जैविक संकट में शामिल नहीं है रसायन, फंगस, फफूंदी, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो जैविक संकट, आपको फंगस दिख रहा है, फफूंदी दिख रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है, घुन है, कुछ भी है, कीट है कोई, तो वो क्या है, जैविक संकट है। लेकिन रसायन क्या है, रासायनिक संकट है, ठीक है। और कोई कंकड़ पत्थर वगैरह होगा तो वो भौतिक संकट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 तरीके के संकट होते हैं, रासायनिक, भौतिक एंड जैविक, भोज्य पदार्थों में। क्वेश्चन है 19, खाद्य पदार्थों को पौष्टिक मूल्य बढ़ाने के लिए उसमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाना क्या कहलाता है? खाद्य प्रबलीकरण, सेल्फ लाइफ, खाद्य संसाधन या खाद्य उत्पादन। जब हम खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मूल्य को बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त, जैसे आप जानते हो नमक में आयोडीन मिलाते हैं हम लोग, है ना, मिलाते हैं नहीं, आटे में हम बहुत सारे आयरन, कैल्शियम वगैरह मिलाते हैं, तो ये क्या खाद्य प्रबलीकरण हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, मूल्य है, ये मूल नहीं है, मूल्य है, ठीक है। मूल्य की विशेषता नहीं है, अस्पष्टता, व्यक्तिगत, स्पष्ट व सार्वजनिक, अनिश्चित। तो कौन सा यहाँ पर नहीं होगा? यहाँ पर जो मूल्य होते हैं ये अस्पष्ट तो होते हैं, ये बात सही है भाई, क्लियरली हम बता नहीं सकते, वैल्यूज सबके पास है लेकिन ये कोई क्लियर नहीं बता सकते कि हमारे वैल्यूज़ क्या है, ठीक है ना। व्यक्तिगत होते हैं, ये बात सही है, सबके अपने अपने पर्सनल है, ठीक है। अनिश्चित होते हैं, कितने होंगे ये भी नहीं पता है, ठीक है, निश्चित नहीं, अनिश्चित होते हैं। लेकिन स्पष्ट और सार्वजनिक नहीं होते, हम अपने वैल्यूज़ को सार्वजनिक नहीं करते, ये हमारे अंतर्निहित एक शक्ति है, ठीक है ना। आपके चाहे लक्ष्य हो, चाहे मूल्य हो, चाहे स्तर हो, ये तीनों क्या है, कहीं ना कहीं अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं। और एक ऐसी शक्तियाँ होती हैं, बेशक अब आप लोग, जैसे मैं ये लाइन बोलूँगी तो आप लोग कहोगे लक्ष्य तो हमें अपने पता होते हैं, लेकिन नहीं,
हर चीज़ को समझना चाहिए होता है। लक्ष्य जो होते हैं, मूल्य होते हैं, स्तर, ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसके विषय में हमें खुद नहीं पता होता है। ठीक है, आपका लक्ष्य इस समय इसलिए हाई है क्योंकि आप लोग बहुत प्रेशर में काम कर रहे हो कि हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हो हमारी लाइफ में, जैसे अब इस समय मैं चर्चा करूं कि हमारे लाइफ में हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे लक्ष्य हैं, जैसे कि और उसके लिए हम व्यवस्था करते हुए भी चलते हैं। जैसे हम सेविंग करते हैं, हम खर्चे सोच समझ करते हैं, जैसे कि हमारे बच्चों की शादी करनी है, हमें उससे पहले उन्हें अच्छी शिक्षा दिलानी है। ठीक है ना, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं समाज में रह के। ठीक है, लेकिन क्या वो लक्ष्य क्या हम हमेशा उनका जाप करते हैं? नहीं करते हैं। मतलब है, हमें पता है हम इन सब के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हर समय वो चीज़ हम सो नहीं कर सकते, ना कर पाते, इसलिए वो हमारी अंतर्निहित नहीं शक्तियाँ कही जाती है। तो ये प्रश्न जो है अगर पूछा जाए कि स्पष्ट क्या है, तो लक्ष्य स्पष्ट जरूर होते हैं, लेकिन कभी ऐसा ऑप्शन फंस जाए कि आपको ये आंसर देना है कि ये स्पष्ट नहीं होता है, तो आप इसको भी लगा सकते हो। भाई ये किताबी ही भाषा है, हम अपनी भाषा नहीं बता रहे। लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, लेकिन आप कहो कई कंडीशन ऐसी होती है कि हर जगह लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। ठीक है ना, हम दिन प्रतिदिन बहुत सारे काम करते जा रहे हैं आगे की सोच के, लेकिन वो क्या हमेशा हम फील करते हैं? ऐसा नहीं है संभव। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं और दिमाग में आता है कि अरे ये चीज़ तो हमने पढ़ी है, क्योंकि हर जगह पढ़ते लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है। हाँ, स्पष्ट होते हैं, जो हमें पता होता है कि हमें ये करना ही है, वही चीज़ स्पष्ट होती है। ठीक है ना, और चीज़ें चलती रहती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो था मूल्य, यहाँ पर आंसर जो था स्पष्ट व सार्वजनिक होते हैं, मूल्य की ये विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 21, डीडीटी फैक्ट्री कहाँ है? दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है या मैसूर में है? तो यहाँ पर जो आपने ऑप्शन देख ही लिए होंगे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। डीडीटी की जो फैक्ट्री है वो पहली फैक्ट्री जो थी दिल्ली में स्थापित की गई। किसने स्थापित की थी किसकी सहायता से हुई थी? यूनिसेफ की सहायता से। ठीक है, यूनिसेफ की सहायता से ये जो थी स्थापित की गई थी। ये पहली थी एशिया की डीडीटी फैक्ट्री। और दूसरी अगर पूछी जाए कहाँ थी, तो दूसरा कारखाना जो था वो केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पर चर्चा हरियाणा की गई है, तो हरियाणा से पहले अगर हम बात करें मैसूर या मद्रास का पूछा जाए, मैसूर लिखा है यहाँ पर, मुझे लगा मद्रास लिखा, तो मद्रास में याद रखिएगा बीसीजी का। ठीक है, बीसीजी प्रयोगशाला। ओके, मद्रास में बीसीजी, मद्रास लिख लो यहाँ पर। ओके, मद्रास बीसीजी प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी मद्रास में। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे काम किए थे। ये सारे चीज़ें की किसने है? सभी ने, यूनिसेफ ने ये काम किए थे। ठीक है, जो बीसीजी कारखाना था, ये क्षय रोग नियंत्रण, जो टीबी को नियंत्रित करने के लिए बीसीजी कारखाना खोला गया था वहाँ मद्रास में। ठीक है, और राजस्थान में क्या काम किया था? यहाँ पर आयोडीन, जो घेंगा रोग नियंत्रण के लिए आयोडाइजेशन प्लांट। ठीक है, आयोडाइजेशन प्लांट को की स्थापना की थी। ठीक है, की स्थापना की थी। ये भी काम यूनिसेफ ने ही किया था। ठीक है, कहाँ किया था? आपके राजस्थान में। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 22, वस्त्र के महत्व में शामिल नहीं है भावनात्मक, सांस्कृतिक, असुरक्षित अभिव्यक्ति। तो भाई वस्त्र हमारी भावनात्मक दृष्टि से भी माने जाते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई शौक का काम होता है तो हम वाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना, मतलब अलग अलग धर्म में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, शादी विवाह पर हम क्या करते हैं, जो दुल्हन होती है वो क्या करती है? रेड कलर का मतलब पहनती है, जो भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक तरीके का भावनात्मक महत्व है। यहाँ पर संस्कृति से संबंधित भी वस्त्र होते हैं। हम लोग पीले वस्त्र ज़्यादातर, जब बृहस्पति भगवान जी की पूजा करते हैं तो हम पीले वस्त्र पहनते हैं। तो क्या ये हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अलग अलग पूजा पाठ में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और असुरक्षित नहीं होगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये वाला जो है शामिल नहीं है। ओके, बकाया अभिव्यक्ति का माध्यम आप जानते हो, जो आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, अभिनिर्धारण करते हैं बहुत सारे तरीके। जैसे पुलिस मैन की वर्दी देखकर हम समझ जाते हैं कि ये पुलिस वाला है, काला कोट देखकर हम समझ जाते हैं कि वकील है, डॉक्टर को हम उसके वाइट कोट से समझ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन है, फ्रॉबेल है, टेन है, पेस्टोलॉजी है। तो ये टेन महोदय है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य साधन का इनमें से प्रकार है? टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मल्टीमीडिया है या उपर्युक्त सभी हैं? तो यहाँ पर दृश्य श्रव्य पूछा जा रहा है, तो टेलीविजन, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 25, रजोधर्म युक्त महिलाओं में लगभग कितना लोहा प्रतिदिन विसर्जित हो जाता है? 4 से 5 mg, 1 से 2 mg, 7 से 8 mg या फिर 2 से 3 mg। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस समय क्या होता है, लोहे का जो विसर्जन होता है वो 2 से 3 mg तक हो जाता है। ठीक है, mg मिलीग्राम तक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 26, कपड़ों को रगड़ कर धोने से अच्छा है उसे कुछ समय के लिए पानी में विभाजित कर दिया जाए, यह संदर्भित करता है?
कार्यकर्ता को, कार्य क्षेत्र को, कार्य विधि को या उपर्युक्त सभी को। तो हमने क्या किया, रगड़ रगड़ को धो रहे थे तो हमने कार्य विधि को परिवर्तित किया, ना कि हमने कार्यकर्ता को परिवर्तित किया, ना हमने कार्य क्षेत्र को परिवर्तित किया, हमने उसकी विधि को चेंज किया कि इतनी मेहनत करने से बेहतर है थोड़ी देर पानी में भिगो दो। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तीन ही चीज़ें होती मुख्य तत्व माने जाते हैं, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र और कार्यविधि, जिसमें ये प्रश्न किससे था, कार्य के मेथड से था, वर्क मेथड से था। क्वेश्चन है यहाँ पर 27, लीलन का व्यास कितना होता है, 12 से 20, 15 से 18, 15 से 30, 10 से 20। तो लीलन का व्यास होता है 15 से 18, कॉटन का पूछा जाए तो कितना होता है, 12 से 20 होता है कॉटन का। ठीक है, और यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही होगा। अगर पूछा जाए ग्रेविटी क्या कितनी होती है तो 1.552 होती है। ठीक है, 152 किस किस की ग्रेविटी होती है, लीलन की भी होती है, कपास की भी होती है, और किसकी होती है, रेयॉन की भी सेम ही होती है। ओके, सेम ही होती है। और रेशम की कितनी होती है, 1.25 होती है। ओके, इसी के उल्टा क्वेश्चन है यहाँ पर 28, गोली लग जाने पर किस प्रकार का अस्थि भंजन होता है। तो गोली लगने पे क्या प्रत्यक्ष भंजन होगा, अप्रत्यक्ष होगा, साधारण भंजन होगा या जटिल भंजन होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष भंजन, क्योंकि गोली लगी है सीधे तो प्रत्यक्ष भंजन कहा जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और साधारण भंजन जो नॉर्मल हड्डी टूट जाती है, और जटिल भंजन जब हड्डियाँ तोड़ कर क्या होता है, मतलब कई सिरों में चटक जाती है। तो यहाँ पर ये जटिल भंजन, या फिर एक हड्डी कई जगह से टूट जाए तो उसको भी हम जटिल भंजन में ही रखते हैं। बहुखंड में क्या होता है, हड्डियों के कई टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है 29, प्राथमिक चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं विलियम रिचर्ड, फ्रेडरिक वॉन एस्मार्च। ठीक है, और सी है हरगोबिंद खुराना, या फिर डी है विलियम बर्नार्ड। तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक वॉन एस्मार्च है ये प्राथमिक चिकित्सा के जो है जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 30, अनुपार्जित आय है पैतृक संपत्ति, वेतन, मजदूरी, रॉयल्टी। तो भाई वेतन भी आपकी मेहनत की कमाई है, मजदूरी में तो शारीरिक श्रम करना पड़ता है, और रॉयल्टी भी आपकी कहीं ना कहीं मेहनत है, भले ही आपको लिखकर मिलती हो। ठीक है, तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति जो है आपको उपार्जित नहीं करनी पड़ती है, बल्कि आपको विरासत में मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 31, सोयाबीन का पनीर कहलाता है टेम्पे, टोफू, सोया नाटो, सायोग्रेनेट। तो यहाँ पर इसे हम टोफू कहते हैं। ठीक है, और टेम्पे खमीरीकृत, जो सोयाबीन का खमीरीकृत पनीर होता है, सोयाबीन का खमीरीकृत पनीर उसको कहते हैं, खमीरीकृत पनीर। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, म्यूरल क्या है, फर्श बिछावन, दीवार चित्र, छत चित्र या खिड़कियों की डिज़ाइन। तो जो म्यूरल होता है तो वो खास तौर से एक तरीके के भित्ति चित्र होते हैं जो कि दीवारों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, भित्ति चित्र होते हैं एक तरीके के, जो पुराने सब जमाने में कच्चे मकान हुआ करते थे तो कच्ची दीवारों पर चित्रकारी किया जाता था, उस तो हम कह सकते हैं ये एक तरीके का दीवार का चित्र है। ठीक है, म्यूरल क्या है, दीवार से संबंधित है, दीवार चित्र है। क्वेश्चन है यहाँ पर 33, आत्मिक आय से आशय है सेवा, श्रम, मजदूरी, संतोष। तो आत्मिक आय मतलब मन से संबंधित है, तो ये सेटिस्फेक्शन होगा, संतोष। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 34, प्राथमिक चिकित्सक का गुण होना चाहिए बातूनी, अभिव्यक्ति, चतुर या सक्रिय। तो भाई बातूनी नहीं होनी चाहिए, भाई बातूनी से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभिव्यक्ति भी नहीं, यहाँ पर चतुर होनी चाहिए। ठीक है, चतुर होनी चाहिए। जैसे कि क्यों होनी चाहिए, अगर मरीज है कुछ खाना नहीं चाह रहा है तो किसी बहाने से उसको खिला देना। ठीक है ना, और अचानक कोई समस्या आ गई है तो चतुरता से डिसीजन ले लेना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 35, सेंट जॉन झोली का प्रयोग होता है हंसली टूटने पर, वक्ष स्थल में, कलाई में या पेट में। तो ये हंसली टूटने पर जो होता है सेंट जॉन झोली का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 36, निर्जलीकरण के कारण होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है ORS द्वारा, उबले पानी द्वारा, ठंडे पानी द्वारा या नींबू नमक द्वारा। तो यहाँ पर ORS, उबला पानी, ठंडा पानी, नींबू नमक दिया है, तो निर्जलीकरण को हम ORS के घोल द्वारा जो है रोक सकते हैं, और ये खास तौर से हैजा, डायरिया ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं। और मतलब निर्जलीकरण ज़्यादातर होता ही तब है, या तो बहुत ज़्यादा कहीं गर्मी होती है वहाँ हो जाती है, या फिर डायरिया वायरिया हो जाती है पेट उट खराब होने के कारण। क्वेश्चन है 37, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, साथ साथ खेलने से, संक्रमित सुइयों से, जल तथा भोजन से। तो यहाँ पर संक्रमित सुई आंसर सही होगा। बकाया एड्स के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध हो गए, ओके, ये भी रीजन हो सकता है। और मतलब बहुत सारे इसी तरीके के रीजन होते हैं जहाँ पर कोई भी जैसे इंजेक्शन का प्रयोग कर लिया, संक्रमित व्यक्ति को अगर सुई लगा दी तो वो वाली सुई अगर दूसरे को लगाया जाएगा तो भी एड्स हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 38, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? तपेदिक का है, टिटनिस का है, खसरा का, या गलघोटू का है? उच्च तापमान, ठीक है, और त्वचा पर लाल दाने हैं, तो ये किस के लक्षण है? ये खसरा के लक्षण है। यहाँ पर जो है मिजल्स के लक्षण है, ठीक है, मिजल्स के लक्षण है। और इसका टीका कब लगता है? तो 9 माह में लगता है, ठीक है, 9 माह में इसका टीका लगता है, ओके। बकाया आप तपेदिक का जानते हो, जन्म के तुरंत बाद। टीबी जिसे हम कहते हैं, काक रोग, बहुत सारे रोगों से नामों से इसको जानते हैं। काक रोग कहते हैं, टीबी कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इसको, ठीक है, बहुत सारे नाम रोग हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 39, किस बीमारी में 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होगा? यहाँ पर, ठीक है, ज्वर रहता है। 6 रोग में, टिटनेस में, खसरा में, हैजा में। तो किस बीमारी में 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक फीवर होता है? मतलब फीवर 104-5 काफ़ी होता है, तो इतना किस में रहता है? देखो, रहता खसरे में भी है, कहीं ना कहीं टीबी होने पे भी समस्याएं, जब लंबे समय तक ये संक्रमण जैसे कि आपको कहते हैं ना, खांसी जुकाम, ये चीज़ें रहेंगी तो कहीं ना कहीं शरीर में कमजोरी हो जाती है, कमजोरी की वजह से बुखार वगैरह रहता है। लेकिन एक जो ये टेम्परेचर दिया ये थोड़ा हाई है, ये किस में होता है? ये टिटनिस में होता है, ठीक है, टिटनिस में। हालांकि रहता खसरे में भी ये फीवर, लेकिन ज़्यादा नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। 6 रोग के लक्षण हैं, लगातार सूखी खांसी होना, बी है 90 से 100 डिग्री तक ज्वर रहना, छाती में दर्द होना, या डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर 6 रोग के लक्षण हैं यहाँ पर। तो अभी वही चीज़ आगे जो अभी हम ऊपर कह रहे थे कि होता है फीवर लेकिन कम होता है, तो यहाँ पर लगातार सूखी खांसी आती है, ये बात सही है। लेकिन जब लगातार खांसी आएगी तो छाती में दर्द भी रहेगा, और जब हर तरीके से शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो क्या है, फीवर भी होने लगेगा। तो 90 से 100 डिग्री तक ज्वर रहता है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 6 रोग टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, अगर हम पूछे किससे होता है, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस से ये रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 41, निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्लास्ट्रीडियम टिटनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? क्या निमोनिया है, खसरा है, टिटनेस है, या पोलियो है? प्रश्न क्या है यहाँ पर? क्लास्ट्रीडियम टिटनाई नामक बैक्टीरिया से होता है। तो क्यों ना हम इन सभी की चर्चा कर लें एक बार। जो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पोलियो की। जो पोलियो है किससे होता है? तो ये जो कारक है इसका अगर पूछा जाए तो ये होता है पोलियो मोडिटिस विषाणु, ठीक है, मतलब वायरस से होने वाला है विषाणु, ठीक है, ये इसका कारण है। और अगर इसमें बात होती है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, आपकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। इसमें गला है, रीढ़ की हड्डी है, नाड़ी तंत्र, ये प्रभावित इससे होता है। अगर पूछा जाए पोलियो का जो टीका है किसने खोजा, तो ये जॉन सॉल्क ने खोजा था, ठीक है, जॉन सॉल्क ने इसका टीका खोजा था 1952 में, ओके, 1952 में ये टीका खोजा था जॉन सॉल्क ने, ठीक है। अब बात आती है, हमने पोलियो की बात कर ली, बात करते हैं अब टिटनेस की। टिटनेस को आप जानते हो, अभी हमने जस्ट पढ़ा भी था। टिटनेस को हम लोग धनुष टंकार, ठीक है, धनुष टंकार, लॉकजा, ओके, लॉकजा, ठीक है, क्योंकि जबड़ा बिल्कुल इसमें क्या होता है, लॉक हो जाता है। मतलब इस तरीके के नामों से भी जानते हैं टिटनेस को, धनुष टंकार और लॉकजा रोग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। कारक पूछा जाए क्या है इसका, तो इसका कारक है आपका बैसिलस जीवाणु, ठीक है, बैसिलस। शायद इसकी चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं अभी पहले प्रश्न में, पहले या दूसरे में, ओके, ठीक है। तो बैसिलस टिटेनी इसका नाम है, इसका जो जीवाणु होता है, ओके। और जब जो घाव जो टिटनेस होता है, इसके जीवाणु शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं, तो वो घाव के द्वारा, चोट वगैरह के माध्यम से जो है हमारे शरीर में ये प्रभावित हो, मतलब
अंदर कहते हैं ना सीक्रेट हो जाता है या फिर जैसे भी तैसे पहुंच जाता है शरीर में। ठीक है, इंजेक्शन कौन सा लगता है, तो नॉर्मल बचपन में तो क्या होता है टिटनेस का लगता है, लेकिन किसी को नहीं लगा हो तो ATS का इंजेक्शन ये लगाया जाता है। ये टीका 3 बार लगभग लगता है। ठीक है, 3 बार ये टीका लगाया जाता है। अगर पूछा जाए तो आप ये आंसर कर सकते हो। अब बात आ जाती है किसकी, खसरा की, मिजल्स की। जो खसरा होता है ये मोर्थेली वायरस से फैलता है। ठीक है, मोर्थेली वायरस, मोर्थेली वायरस या फिर आप विषाणु जो भी कहो। ठीक है, और किससे फैलता है ये रोग, वायु द्वारा फैलता है। ओके, वायु द्वारा फैलता है ये रोग। ठीक है, वायु के संपर्क में जो भी आएगा, जहाँ पर भी इसके वायरस होंगे, वो मतलब वो व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाएगा। तो ठीक है, वाहक क्या है, मोर्थेली वायरस है और वायु के संपर्क से ये फैलता है और पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। मिजल से छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और नाक से पानी बहना आदि समस्या इसमें हो जाती है और ये एक संक्रामक रोग होता है इस और खासतौर से वायरस द्वारा फैलता है। तो इसको जब भी किसी व्यक्ति को हो तो बिल्कुल ही एकांत कमरा उसको दे देना चाहिए और बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा है, निमोनिया बचा है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा गया अच्छा टिटनाई वाला, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई का ही पूछा गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हमने इसका बात भी की थी, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन निमोनिया को भी छोड़ना नहीं है। निमोनिया होता है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है, न्यूमेनी से होता है। अच्छा, कौन सा अंग प्रभावित होता है, हम सभी जानते हैं भाई, निमोनिया का होगा भाई, सर्दी जुकाम वाला रोग है, मतलब बहुत हाई सर्दी हो जाती है, बस इतना कह सकते हैं। तो फेफड़े हमारे प्रभावित होंगे। ओके, शरीर पूरा यहाँ पर जो होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स वगैरह इसके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। फेफड़ों में सूजन वगैरह भी हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है उसमें, निमोनिया में। क्योंकि अगर इतनी सारी दिक्कत ना हो तो हम इसे निमोनिया नाम ही ना दें, नॉर्मल खांसी जुकाम भी कह सकते हैं। लेकिन निमोनिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फेफड़े प्रभावित होते हैं। सर्दी जुकाम में फेफड़े प्रभावित नहीं होते, सर्दी जुकाम में आपके नाक तक मतलब संक्रमण रहता है। ओके, लेकिन थोड़ा बहुत गला प्रभावित होगा, लेकिन फेफड़ों तक संक्रमण नहीं जाता। लेकिन निमोनिया वो कंडीशन है जब आपके फेफड़े भी प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो निमोनिया सर्दी जुकाम में कभी भी आप देखते हो आंसर जो होता है फेफड़े वाला नहीं माना जाता, क्योंकि फेफड़े अगर संक्रमित हो गए तो उसे हम निमोनिया कहेंगे। क्वेश्चन है 42, किस जीवाणु के संक्रमण से कुकर खांसी रोग होती है। कुकर खांसी मतलब भूपिंग कफ की बात हो रही, काली खांसी। ओके, जो कि मतलब इसके भी कुछ नाम है, अभी बात करेंगे। कुकर खांसी रोग होता है बैसिलस पर्ट्यूसिस से, न्यूसोकोकस से, स्टेप्टोकोकस से या फिर स्टेफाइलोकोकस से। तो इसको देखो बैसिलस पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको डियोफिलस पर्ट्यूसिस मिलेगा, डियोफिलस। ओके, डियोफिलस। तो ये अलग अलग नाम मिल सकता है, आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में मतलब रहिएगा। यहाँ पर बैसिलस पर्ट्यूसिस या डियोफिलस पर्ट्यूसिस मिले तो ये काली खांसी की ही चर्चा हो रही है, समझ लीजिएगा। ठीक है, और कौन सा अंग प्रभावित होता है यहाँ पर, श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र जो है काली खांसी में प्रभावित होता है। ओके, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, खांसी से आप लोगों को लगेगा कि ये फेफड़े का रोग हो सकता है, लेकिन नहीं, ये श्वसन तंत्र का रोग है। ठीक है, काली खांसी श्वसन तंत्र का रोग माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर DPT वैक्सीन लगती है, आप जानते हैं डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस से और टिटनेस से बचाव की जो है वैक्सीन लगाई जाती है, आपको पता ही होगा। और इसको 100 दिन की खांसी के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, 100 दिन की खांसी भी कहते हैं। ओके, दिन की खांसी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तक ये, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे जो होते हैं ना NCERT या फिर कह सकते हो जो भी माध्यमिक शिक्षा की परिषद की जो बुक्स हैं वहाँ पर मिल जाते हैं ये प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन है 43, STH हार्मोन की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग क्या कहलाता है। क्या बौनापन कहलाता है, जिसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं, या भीमकाय तो कहलाता है, साइमंड कहलाता है, या फिर एक्रोमेगाली कहलाता है। तो STH जो हार्मोन है उससे होने वाला, कमी से होने वाला रोग की बात हो रही, कमी से। तो देखो बेसिकली यहाँ पर दो ही आपको ऐसे दिख रहे हैं जो किससे होते हैं, जो कमी से होते हैं। एक बौनापन होता है कमी से, दूसरा साइमंड रोग होता है। ठीक है, और बकाया एक्रोमेगाली और भीमकायत्व तो ये तो अधिकता से होते हैं। ठीक है, अधिकता से होते हैं STH हार्मोन के, जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। STH का मतलब क्या होगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो ये जो कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, आपको पता ही होगा इतना, तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो यहाँ पर ये अधिकता से होता है, ये भी क्या होता है, एक्रोमेगाली भी अधिकता से होता है। लेकिन बौनापन जो होता है ये बच्चों में होता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया वयस्कों में, तो ये साइमंड रोग जो होता है ये वयस्कों में होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, ओके, क्लियरली मतलब समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों में ये बौनापन तो कई बार पूछा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ड्वार्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ड्वार्फिज्म भी कहते हैं, ड्वार्फिज्म।
ओके, इसको हम ड्वार्फ में कहते हैं। ये वयस्कों में होता है, जो प्रश्न आपसे पूछा गया ये सेम वही है। और इसको जो भीमकायत्व है, इसको अगर हम बात करें क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ज्ञानटिज्म। ठीक है, ओके, इसको हम कहते हैं ग्वांटिज्म। ओके, जो भीमकायत्व है उसके लिए। और बात करते हैं जो आपका एक्रोमेगेली, इसमें होता क्या है, तो कुबड़ निकलना जो होता है ना, कुबड़ निकल आता है, तो उसको कहते हैं कुबड़ निकलना। ओके, तो ये प्रश्न आई होप आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन है 44, रेशम का छोर फैक्ट्री निर्माण प्रक्रिया के किस चरण में प्राप्त होता है? सॉर्टिंग में, सॉफ्टनिंग में, रीलिंग में, या फिर उपर्युक्त सभी में? तो सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है? सॉर्टिंग होती है, जिसमें क्या करते हैं, जो टेक्सचर के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर, रंग रूप के आधार पर क्या होता है, कोकून को छांट लिया जाता है। ठीक है, कोकून को छांटना, यहाँ पर सॉर्टिंग मतलब कोकून को छांटना। ठीक है, कोकून की छटाई। ओके, लेकिन सॉफ्टनिंग में ही क्या होता है, सॉफ्टनिंग में जब इन्हें गर्म ठंडे पानी में लगातार डाला जाता है तो ये क्या होता है, कोकून सॉफ्ट हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो यहीं पर जब ये ढीले पड़ते हैं तो इनका छोर प्राप्त हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो होता है, यहाँ पर छोर जो है रेशम का प्राप्त हो जाता है और उसके बाद ये जाकर रील में लपेटे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 45, चीन से प्राप्त कोकून का रंग कैसा होता है? केवल सफ़ेद होता है, क्रीम सफ़ेद और पीला होता है, केवल पीला होता है, या उपर्युक्त सभी होता है? तो चीन से जो हमें रेशम प्राप्त होता है वो केवल सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और जो केवल पीला होता है वो इटली का होता है, इटली का रेशम केवल पीला होता है। और जो ये है जापान का, ओके, जहाँ से वैज्ञानिक पद्धति का प्रारंभ हुआ रेशम उत्पादन का, तो जापान में क्रीम सफ़ेद और पीला। ठीक है, क्रीम सफ़ेद और पीला जो है होता है, ये तीनों ही रंग प्राप्त होते हैं। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, फिलामेंट को लपेटते समय रेशम का धागा रीलिंग प्रक्रिया में, रेलिंग नहीं रीलिंग होगा, रीलिंग प्रक्रिया में किस छिद्र से तेजी से ऊपर आता है? आइरिस छिद्र, मतलब छिद्र, पोर्सिलिन या स्पिनरेट? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा छिद्र है जिसमें से रेशम को जो हम लपेटते हैं, रीलिंग का प्रोसेस किया जाता है, तो उस छिद्र से रेशम का धागा ऊपर आता है और रील में लपेटते जाते हैं, और ऑपरेटर लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो आयरिस तो आप जानते हो, जो आपके जो करघा होता है उसमें जो हीडल होता है उसमें, रीड जो होता है उसमें होता है। ठीक है, हीडल में मतलब छिद्र होते हैं, उसे आयरिस कहते हैं। ओके, तो स्पिनरेट आप जानते हो, चाहे आपके जो भी आपके कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं, नायलॉन है, रेयॉन है, तो वो। ठीक है, तो कृत्रिम जो भी मानव निर्मित तंतु होते हैं, जो भी आपके रेयॉन है, आपका नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ये सब क्या होते हैं, स्पिनरेट के माध्यम से निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पोर्सिलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पोर्सिलिन कहते हैं उस छिद्र को। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, रेशम को लपेटते समय नए मॉडल के ऑपरेटर कितने धागों को एक बार में संभाल लेते हैं? 5 से 7, 15, 25 या 35? तो आजकल जो नए ऑपरेटर है, नए मॉडल से जो मशीनें बनी है, उनमें 25 धागे तक संभाल लेते हैं। पहले जो पुराने मॉडल की जो मशीनें थी, ठीक है, उसमें ऑपरेटर क्या करते थे, 5 से 7 धागे ही संभाल पाते थे। क्वेश्चन है यहाँ पर 48, यह रेशा 1 मील का 1/4 भाग लंबा होता है। कपास का, रेशम का, ऊन का, लीलन का? तो भाई इतनी लंबाई तो किस में होती है, रेशम में ज़्यादा होती है। तो यह रेशा 1 मील का 1/4 भाग लंबा होता है, तो वो क्या होता है, रेशम होता है। ओके, तो मतलब काफ़ी लंबा रेशा होता है ना, इस वजह से 2000 से 4000, 200 से 4000, कई जगह कई मतलब अलग अलग नाप इसके दिए हुए हैं। क्वेश्चन है 49, कोकून का बाहरी भाग कैसा होता है? मोटा होता है, कड़ा होता है, टूटा होता है, उपर्युक्त सभी? तो कोकून का जो बाहरी भाग होता है ना, वो कैसा होता है, मोटा भी होता है, कड़ा भी होता है, टूटा भी होता है। इसीलिए इसको रीलिंग प्रोसेस में लपेटा नहीं जाता है ना? क्यों? क्योंकि ये मोटा, कड़ा और टूटा हुआ होता है, इससे स्पन यार्न बनाए जाते हैं। सॉरी, इस जो स्पन रेशे होते हैं ना, वो लिए जाते हैं इससे, छोटे छोटे रेशे जो होते हैं। क्वेश्चन है 50, कोकून का कौन सा भाग लपेटा नहीं जाता? बाहरी भाग, आंतरिक भाग? ए और बी दोनों सही है, केवल ए। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि कोकून का बाहरी भाग जो है लपेटा नहीं जाता, और आंतरिक भाग भी नहीं लपेटा जाता। क्यों? दो मतलब मान लो कोई भी चीज़ है, उसकी 3 लेयर है, ठीक है, तो या बाहरी भाग कड़ा मोटा होता है इसलिए नहीं लपेटा जाता है। जो आंतरिक भाग होता है वो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उससे कपड़े कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कमज़ोर बने या जो भी रीजन हो, तो इस वजह से उसे भी नहीं लपेटते, मध्य भाग को लपेटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। ये कोकून के जो बाहरी कड़ा भाग होता है और जो सबसे ज़्यादा आंतरिक भाग होता है उसका रेशम जो है लपेटा नहीं जाता। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास आज की कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर देंगे अपने मित्रों के लिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक अवश्य करेंगे। भाई मेहनत
अगर कोई करे तो उसके लिए कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।